हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था इस लेक्चर का वो है आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अबाउट बात करते हैं तो जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन रिटन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपसे बताती है इट इज़ अ कंटिन्यूअस लाइन और कर्व इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड along which a unit positive charge moves and the tangent drawn at a point of it gives the direction of electric field। तो सवाल आता है इसका मीनिंग क्या है। आए देखें ध्यान से, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको कंसेप्ट याद है। व्हेन वी गो फॉर एनी पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू है, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको मालूम है अराउंड इट देयर विल बी द इफेक्टिव रीजन। ये वो रीजन होगा जहां आप कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज और द फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज मे बी एक्सपीरियंस्ड। दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमारे पास था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए क्या थी? अगर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाते थे, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और अगर फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज था तो बस यहीं से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। इसका मतलब है इफ इट इज अ चार्ज एंड यू आर प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर, ये मैंने कौन सा चार्ज प्लेस किया है? +1 कूलॉम और द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, then definitely it will experience a force and you know well the force causes the displacement। इसका मतलब ये जो चार्ज है it will move along this line, और अगर ये आपका चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस लाइन पर मूव कर रहा है, देन क्या आपको ऐसा समझ में आता है? दिस इमेजनरी लाइन विच आई हैव ड्रॉन हेयर, दैट मीन्स द पाथ ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। तो इसलिए ध्यान देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एट ए पॉइंट। और यही डेफिनेशन है, इट इज ए कंटिन्यूअस लाइन और कर्व। ये आपकी कंटिन्यूअस लाइन या कर्व है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, along which a यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स, जिस पर आपका कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। अब अगली चीज ये इस पे भी हमने डिस्कस करेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट। अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि ये जो आपकी लाइन है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड देगा। आए इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हुए चलते हैं, आखिरकार इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इससे आपको ये जो ये वाला स्टेटमेंट था ये भी समझ में आएगा। सबसे पहले द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इट इज रेडियली आउटवर्ड्स। सपोज करें आपके पास कोई आइसोलेटेड मतलब सिंगल, जो बाकी कहीं कनेक्ट नहीं हो, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज अगर आपके पास है तो सवाल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पिछले टॉपिक से भी याद था, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स आउटवर्ड्स। आए हम बात करते हैं, इस बार फिर डिस्कस करते हैं। फिर मैं रखता हूँ एक +1 कूलॉम। अगर आप एक +1 कूलॉम यहाँ पर रखते हैं, सो व्हाट विल हैपन, दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल गेट रिपेल्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन आउटवर्ड और अवे। तो समझ में आ रहा होगा, जो हम डेफिनेशन कह रहे थे, कंटिन्यूअस लाइन और कर्व है, मूवमेंट ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या दे रहा है, विच इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। और जो हम बात कर रहे थे, अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए ले रहे हैं तो कहाँ होंगी लाइंस? तो फिर से एक बार यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखें, यूनिट पॉजिटिव, ये इस टाइप से रिपेल होगा। फिर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें, इट विल गेट रिपेल्ड लाइक दिस। किसी भी पॉइंट पर आप रखें, आपको समझ में आएगा ये लाइंस कैसी हो जाएंगी। तो ये लाइंस आपको समझ में आ रहा होगा, दीज लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स। और पहला स्टेटमेंट था पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे होंगे, रेडियली आउटवर्ड्स। अब बात करते हैं, अगर इसी की जगह पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर सपोज करें वी हैव टेकन अ नेगेटिव क्यू, अपने पास है एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर फ्रॉम द डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है।
अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है तो फिर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अब प्लेस करें, एंड नाउ यू विल सी दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव वन. दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स विल चेंज to inwards. Similarly, in the cases of the other points also, if any unit positive charge is placed like this, then it will get attracted towards the given negative charge. इस नेगेटिव चार्ज की तरफ चारों तरफ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट ही होंगे. और अगर अट्रैक्ट होंगे तो अब की बार जो डायरेक्शन पिछली बार हमने पॉजिटिव चार्ज में लिया था रेडियली आउटवर्ड्स, अब की बार आओ दिख रहा होगा दिस डायरेक्शन इज नोन एज द रेडियली इनवर्ड्स. तो ये समझ में आता है. अब नाउ देयर इज वन मोर केस, और वन मोर केस इज दैट फॉर ए डाइपोल दीज आर स्मूथ कर्व्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. आए अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की. जब आप ये दोनों समझ लेते हैं तो फिर से हम बात करेंगे. अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं तो उस केस में फिर आपका फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा अप्लाइड होगा. चलें, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको याद है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग क्या था. इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग होता था एन अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ both the positive and negative charges separated by some distance. So this assembly, this system was known as the electric dipole in your previous topic. अब इसके लिए भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानने के लिए फिर एक बार हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे. जिस पाथ पर आपका जाएगा तो कैसा जाएगा, ध्यान देखें. कहीं भी अगर आप रख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा इट विल गेट रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव वन. यहाँ से कहीं से रिपेल होता हुआ जाएगा और नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा. यानी इस टाइप से आप देखेंगे द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बिकम लाइक दिस. किसी भी एक पॉइंट पर हम चेक कर देते हैं अभी सुविधा के लिए. दैट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ये रिपेल हो रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव. अगर आप इसे इस किसी पॉइंट पर रखते हैं देन व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली इट विल गेट रिपेल्ड लाइक दिस बट इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. सो इट विल फॉलो अ स्मूथ कर्व ऑन the upper part of the dipole also if a unit positive charge is placed at this point. So the same concept is applied, and what is that, it is repelled by the positive one and attracted towards the negative. So it will move along a curved path. और ये कैसे होंगे, स्मूथ कर्व्स होंगे इन अ डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. जब ये आपको समझ में आ जाते हैं तो अब यहाँ से फिर हमारी वो कहानी भी आपको समझाई जा सकती है जहाँ हमने कहा था the tangent drawn. Actually in case of a isolated positive charge, अगर आपका एक कोई isolated positive charge है तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाती हैं, these move radially outwards in form of a straight line. यहाँ पर आपको डायरेक्शन निकालना बहुत ईजी था, बट इस केस में आप डायरेक्शन क्या बताएंगे. इस केस के डायरेक्शन के लिए हम चलते हैं इन 11th क्लास जहाँ पढ़ते थे सर्कुलर मोशन. क्या आपको याद है द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ ए कर्व और द सर्कुलर पाथ दैट वाज गिवन बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. द सेम कंसेप्ट इज यूज्ड हियर. अगर स्ट्रेट लाइन थी देन यहाँ तो डायरेक्शन यूनिक है, बट इन केस ऑफ ए कर्व में आपका द टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द फोर्स. और ये कंसेप्ट समझ में आता है, ये हमने कहाँ से लिया है, जो हम कर्व मोशन या सर्कुलर मोशन पढ़ते थे. वेयर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये आपके कहाँ से आते थे, फ्रॉम द टेंजेंट एट द सर्कुलर पाथ. नाउ द फर्दर प्रॉपर्टीज ये तो वैसे ही समझ में आ जाएगी. डायरेक्शन कहाँ लेते हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. ये लाइन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं एंड दीज मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. दैट वाज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2. अब नेवर क्रॉस ईच अदर. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस बारे में बात करते हैं. यहाँ पर जब आप देखेंगे ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे कैन मीट एट अ पॉइंट बट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर.
आप पूछेंगे ऐसा क्यों? एक्चुअली इफ यू आर गोइंग फॉर ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन देयर यू कैन ड्रॉ टू डिफरेंट टेंजेंट्स। एक टेंजेंट आपका ड्रॉ होगा इस डायरेक्शन में, अदर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन दिस डायरेक्शन। और अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं दैट मीन्स एट दिस पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और हम लास्ट ईयर 11th में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं वेक्टर्स की, वेक्टर बताए जाते हैं, जो आप पढ़ते हैं वेक्टर इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। नो, और अगर थोड़ा सा अच्छे से देखें तो वेक्टर इज दैट क्वांटिटी विच हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ स्पेसिफाइड मैथमेटिकल डायरेक्शन। क्योंकि आपको याद आएगा हम लोग मैथमेटिकल डायरेक्शंस के लिए ही क्या इस्तेमाल किया करते थे, आई कैप, जे कैप और के कैप अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में हैव ओनली वन यूनिक पॉसिबल डायरेक्शन। दोनों एक साथ पॉसिबल हैं ही नहीं, और ये तभी होगा जब इनमें से कोई एक फील्ड लाइन और कोई एक टेंजेंट हटा दी जाए। तो इसलिए कहते हैं मीट कर सकती हैं बट दीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वरना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या काम करेगा, इट विल गिव टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एलजेब्रा। अब अगले नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट आपका था दीज फॉर्म ओपन कर्व्स नॉट द क्लोज्ड। ये ध्यान देखें लाइन्स हमेशा ओपन कर्व्स होंगे, चाहे आप कैसा भी चार्ज लें, आइसोलेटेड चार्ज लें तो भी ओपन कर्व है। दीज आर ऑल्सो ओपन कर्व्स, क्योंकि किसी भी फील्ड लाइन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर वापस पॉजिटिव पर आए, क्योंकि आपकी ये क्या चीज़ थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट वाज द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल होकर आगे गया है दोबारा इससे अट्रैक्ट नहीं हो सकता। दैट्स वाई दिस पार्ट ऑफ द लाइन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाएंगी। कैसे बनाएंगी, आपके ओपन कर्व बनाएंगी, वही दिया हुआ है। दीज कैन नॉट स्टार्ट एंड फिनिश एट सेम पॉइंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे हम अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके पहले हम जब ये डिस्कस करते हैं तो इसको देखें। ये कहता है इन केस ऑफ डेंसर लाइंस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ चार्ज इज देयर, if a unit positive charge is there then the electric field lines will move like this. ये जाएंगी रेडियली आउटवर्ड, आपने पढ़ा हुआ है। नाउ वॉच फॉर द 2 पॉइंट्स। क्या आपको समझ में आता है, फॉर दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। अगर हम जाते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का इन द प्रीवियस टॉपिक, वो आपसे कहता था द इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज और एनी पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI/R²। दैट मीन्स द इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी जितना आप दूर मूव करेंगे, जितना आप डिस्टेंस पे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी लेसर होगी। या हम कह सकते हैं ए विल बी ग्रेटर देन ई बी। द क्वाइट सिंपल रीजन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इज लेसर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर। इस फॉर्मूले की हेल्प से ये होना चाहिए। अब इस कंसेप्ट को हम देखते हैं फ्रॉम द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखें जरा ध्यान से, नियर द पॉइंट ए द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंसर। इस जगह पर आपकी लाइंस कैसी हैं, डेंसर। एंड सिमिलरली नियर द पॉइंट बी द लाइन्स आर रेयरर। तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि इफ द लाइन्स आर डेंसर एट ए प्लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स हाई, बट नियर द पॉइंट्स वेयर these lines are rarer then the intensity of electric field will be low. And final, if the lines are पैरेलल टू ईच अदर। अब ये 2 केस हमने देखे। तीसरा केस हमसे कहता है इफ दी लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ देख सकते हैं अगर गैप इनका डेंसर या रेयर, इफ द गैप और द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज चेंजिंग, अगर आपका गैप चेंज हो रहा है देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो वेरी, इट विल गेट चेंज। बट इन केस व्हेन द लाइन्स आर इक्वी डिस्टेंट, गैप इनका सेम है, पैरेलल है, इस केस में आपका दोनों पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
either A or B, the intensity of electric field EA is equals to EB, और ऐसी electric field at which the intensity of electric field is the same or constant at all the points, very simple, that is called uniform or constant electric field. And finally, these lines do not exist inside a conductor. इनसाइड ए कंडक्टर इसलिए क्योंकि जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा है इन द फर्स्ट टॉपिक, तब हमने पढ़ा था द चार्ज रिसाइड्स ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. अगर हम सपोज करें मेटेलिक स्फीयर है और आपने इसको चार्ज दिया है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके लिए आपका ये पूरा चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब अंदर आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी. और अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, इसका मतलब है नो फील्ड लाइन विल एग्जिस्ट हियर. जब फील्ड ही नहीं है तो फिर वहां पर फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं होंगे. क्या इतना समझ में आता है? ठीक. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी हैव वन मोर न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द total number of electric field lines. ये आपका शो करता है total number of electric field lines which are passing through a surface, or area, और शर्त यह है held normal टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब सवाल आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आया क्या होता है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था इफ द लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर डेंसर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, एंड इफ द लाइंस आर रेयरर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेसर. सो नाउ वॉच इन दिस केस, if an area or surface is placed here or the same surface or area is placed here, in these two cases, in this case more number of lines are passing through this area, यानी इस एरिया पे आपका फोर्स कैसा होगा, ग्रेटर. while in this case of the area जहाँ लाइन्स रेयरर है और लेसर नंबर ऑफ लाइन्स आर पासिंग थ्रू द एरिया, लेसर फोर्स और लेसर फील्ड विल बी देयर. इस कंसेप्ट को हम कैसे शो करते हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू अ सरफेस, और इसके लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिया जाता है एंड दैट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बस ये ध्यान रखेंगे जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, सो यू हैव टू कीप द डायरेक्शन नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे विच इज नॉर्मल टू द एरिया. फॉर एन एग्जाम्पल, if we have a small elemental area ds and an electric field is crossing it. जब आप यहाँ जाते हैं तो अब अगली चीज़ इससे रिलेटेड बताएंगे. जब आप एरिया लेते हैं देन एरिया इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. इन वेक्टर अलजेब्रा जब आप पढ़ते थे तो आपसे कहा जाता था एरिया ऑफ समथिंग. हाई स्कूल क्लासेस में हम लेते थे लेंथ इनटू ब्रेथ, बट इन वेक्टर अलजेब्रा एरिया इज कंसीडर्ड एज द वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी. दैट्स व्हाई द एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी. फर्दर एज इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, और जैसा हमने पिछले कई डेरिवेशंस में डिस्कस किया है इस लेक्चर इस टॉपिक में, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. और अगर ये समझ में आता है, सो इफ इट इज वेक्टर डी एस, so the direction of the vector ds will be perpendicular to the plane, and if the direction is perpendicular to the plane or normal to the plane, so it is the direction of vector ds. This electric field is making an angle theta with the normal, so it may be resolved into two components. और जिन दो components में आप resolve करेंगे, एक आपको देखेगा पैरेलल टू द एरिया होगा और दूसरा कैसा होगा, नॉर्मल टू द एरिया. ऑफ कोर्स दिस कंपोनेंट विल बी ई कॉस थीटा एंड दिस विल बिकम ई साइन थीटा. अब अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इफ वेक्टर ई मेक्स
एंगल थीटा विद normal to element area ds, then vector E is resolved in two components। और ये दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे? दोनों कंपोनेंट्स देखें। नंबर फर्स्ट कंपोनेंट इज E sin theta parallel to plane of surface, and second one is the E cos theta perpendicular to plane of surface। as per the definition कौन सा कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे? the component which is perpendicular to the plane of the surface, and that's why we can define mathematically the flux as, flux को हम कैसे define कर देंगे? hence you can say the flux linked d phi means the small flux कितना होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जा रही है E cos थीटा, कितने एरिया पर मौजूद है ds, so you will get d phi is equals to E ds cos theta, that is the formula for the electric flux. Again it is in the form of AB cos theta, so in vector form में आपका क्या होगा? d phi is equals to vector E and then dot vector ds। if this formula is clear to you, then two formalities come again, the unit and dimension। so first of all the unit पर जाएंगे। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का आप यूनिट है न्यूटन पर कूलॉम, एंड द एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट फॉर द flux is Newton meter square per coulomb, and what are the dimensions? dimensions पे अगर आप चलेंगे तो dimensions आपको मिलेंगी न्यूटन means force having mlt minus 2 m square meter square length square upon the coulomb or the charge, that is 80, so total will become ml3 t minus 2 and minus 1, that is minus 3 and a minus 1। so these are the unit and dimensions of the electric flux। now further, what are the types of the flux? there are two types of flux। दो टाइप के जो आपके फ्लक्स होंगे उनमें से हम एक कंसीडर करते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, एंड अदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव फ्लक्स। तो अगर आप टाइप्स पर जाते हैं तो एक सवाल बनेगा पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा, और डेफिनेटली व्हेन इट विल बी एज नेगेटिव फ्लक्स। ये डेफिनेशन भी आप ध्यान देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड, while in case of a negative charge the electric field lines are inward। it means if the lines are moving outward field lines के केस में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली in case of the lines which are moving or traveling inward, in that case the electric flux is considered as the negative flux। अब इस फ्लक्स के ऊपर अपने पास होगी गॉसेस थ्योरम जो आपसे एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा कई बार पूछी गई। गॉस थ्योरम और इट्स एप्लीकेशंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो गॉस थ्योरम डायरेक्ट आती है या फिर इसका कोई एप्लीकेशन आता है, तो वन बाय वन हम चलेंगे। गॉस थ्योरम किस काम में आती है? गॉस थ्योरम इज यूज्ड टू फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स, और फ्लक्स का मीनिंग आता है, फ्लक्स मतलब द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो थ्योरम की ज़रूरत क्यों है? एक्चुअली व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट और काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इन लाइंस को काउंट कर सकें। दैट्स वाई एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट रिजल्ट इज नोन एज द गॉसेस थ्योरम। और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट गॉसेस थ्योरम आपसे क्या कहता है? ये आपसे पहले मैं थ्योरम बताता हूँ, फिर इसको चर्चा करेंगे। ये आपसे कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज
enclosed by a surface remains 1 upon epsilon naught times of that चार्ज। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हम जानते हैं, अगर आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर आपने एक चार्ज प्लेस किया हुआ है, लेट इट बी अ क्लोज सरफेस एंड यू हैव प्लेस्ड अ चार्ज विद इन इट। अब इस चार्ज की वजह से आप देखते हैं देयर विल बी ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहीं ना कहीं इससे तमाम सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स इमर्ज होंगी। और अगर ये लाइंस इमर्ज होती हैं, सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी लाइंस होंगी? तो इसका जवाब आता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ड्यू टू अ चार्ज। कौन सा चार्ज? विच इज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। कितना होगा? ये फ्लक्स होगा आपका फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ दैट चार्ज, और वी कैन सिंपली से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट आपको याद थी, एप्सिलॉन नॉट थी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लेते हैं तो वैल्यू भी याद दिला देता हूँ। ये वैल्यू हुआ करती थी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जब इस वैल्यू पर जाते हैं तो फिर एक सवाल बना, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, इसकी वजह से नंबर ऑफ लाइंस या फ्लक्स कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ, सो दैट कैन बी प्रूव्ड इजीली ऑल्सो। और जब आप इसके प्रूफ पे जाएंगे तो प्रूव आपसे क्या कहेगा उसको देखें। ये प्रूव आपसे हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम मान के चलेंगे लेट वी हैव क्लोज सरफेस। सबसे सिंपल एग्जांपल क्लोज सरफेस का, लेट आई हैव कंसीडर्ड अ फुटबॉल। फुटबॉल आपको मालूम है क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल शेल होती है। फर्दर फुटबॉल इसलिए लिया है, ऑन द फुटबॉल आप येलो, ब्लैक या वाइट कलर के स्मॉल एलिमेंटल एरियाज देख सकते हैं। तो ऐसा सपोज करते हैं अपने पास कोई भी एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया यहाँ पर इस फुटबॉल का मौजूद है, इस स्फेरिकल शेल का। फर्दर एट द सेंटर देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड। मैंने क्या सपोज कर लिया, स्फेरिकल शेल है, कोई एक आपका एरिया है और साथ में इसमें हमने रखा हुआ है पॉइंट चार्ज Q। रेडियस हम सपोज करेंगे R। नाउ टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट के बाहर की तरफ आपकी होगी आउटवर्ड्स लाइक दिस। अब द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। सेकेंड वन इज द एरिया वेक्टर, जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है। क्या आपको ध्यान है, हमने कहा था एरिया एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस रेड कलर के एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कैसा होगा, दैट विल बिकम वेक्टर ds। ये दोनों डायरेक्शन जब समझ में आते हैं तो आए हम देखते हैं जो हमारी फ्लक्स की डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आपसे कहा जाएगा द फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया एलिमेंट, और स्मॉल एलिमेंट एरिया का आपको मालूम है फ्लक्स होता है डी फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अगर ये है अपने पास तो इसका मतलब होगा डी फाई इज इक्वल्स टू वही डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए बी और कॉस थीटा। नाउ वॉच केयरफुली, एक्चुअली इन दिस केस बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड the area vector are along the same direction. These are parallel to each other, that's why the angle between them will be 0 degree. So you can say d phi or the flux through it will be EDS, and that is the flux linked with the small area. अब टोटल एरिया आप कैसे, टोटल फ्लक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल फ्लक्स जब आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, दैट्स वाई टोटल फ्लक्स linked with
the entire surface, that is to be calculated with the help of integration. So phi is equals to integration of EDS. और अब आपको याद आएगा जब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे थे, एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड that we have three types of integrations, either the line integral or the superficial or surface integral or the volume integral. That means the one dimensional, two dimensional or three dimensional integrations. In this case you are integrating with respect to the area, and area is the two dimensional, so it is written as the superficial integral. जब आप जाते हैं total flux, now it is phi is equals to superficial integral EDS. And two very small things. Once again, remember, we have studied in this chapter that the electric field due to a point charge, that is a very well known formula to us. Electric dipole के तमाम सारे derivations, कई न्यूमेरिकल्स में हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ली हुई है, और वो आपको ध्यान है वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² डॉट ds. अगेन आगे जाते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इट इज अ कांस्टेंट, Q is a constant, the radius r of the sphere is a constant, and the integration of ds, that will become s. Now the simple most question, s means the surface area of this spherical shell, और आपको मालूम है surface area of spherical shell ये आपका कितना होता है, ये होता है 4πr². सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² डॉट s. S means 4πr². so you can watch 4πr² has been cancelled, and you will get the term which is in accordance with the Gauss's theorem, that is phi is equals to Q/epsilon naught. That's all for the Gauss theorem, but there may be a condition also. And what is that condition? This condition says that if the charge is present outside the Gaussian surface, this surface is called Gaussian surface also. Gaussian surface means, for example, India, so the people related with India are called Indian. Australia, so related with Australia, these are called Australian people. हम यहाँ क्या कह सकते हैं, the surface, enclosed surface on which the Gauss theorem can be applied, that is called Gaussian surface. जब आप Gaussian surface पे जाएंगे तो पिछली बार जो हमने लिया था इसमें हमने कहा था the electric flux due to a charge enclosed by a surface, that means the charge is present inside the surface. Now one may ask, what will happen if this charge is not inside the surface but is present outside the surface? So for answering that question we have a condition, and this condition says if the charge is lying outside the closed surface, then the electric field lines will move like this. Now for this closed surface, the electric field lines will enter here from a small area element ds1, and definitely will emerge out from another area element ds2. अब क्या आपको ऐसा समझ में आता है, फील्ड लाइंस एंटरिंग फ्रॉम ds1 will be just equal to the number of lines emerging out from ds2. यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर number of lines entering from ds1 is equal to those emerging from ds2. इसका मतलब है दोनों साइड के आपके लिंक्ड फ्लक्स सेम होंगे. नाउ द बेसिक डिफरेंस इज देयर व्हेन वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ फ्लक्स. तो आपसे बताया गया था इफ द लाइंस आर एंटरिंग इन अ सरफेस देन द फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव, बट इफ द लाइंस आर इमर्जिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम ए सरफेस देन द फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव.
दैट्स वाई द नेट फ्लक्स आपका कितना होगा, नेट फ्लक्स आप समझ में आ रहा है, द मैग्नीट्यूड विल बी सेम, द टोटल नंबर विल बी सेम, but according to the sign convention these were considered as the negative and positive fluxes respectively. So the net flux will be equal to minus d phi plus d phi is equals to 0. So what is the summary of Gauss's theorem? Summary of the Gauss's theorem is that if the flux is present inside the surface, in that case the total linked flux with the closed surface will be phi is equals to q upon epsilon naught, where q is the total charge or net charge enclosed by the surface, epsilon naught, this value is well known to you within this chapter. And if in case the charge is present outside that surface, in that case the net flux will become 0, or we can say इसमें आपकी थ्योरम होती है phi is equals to q upon epsilon naught, और इसमें आप कहेंगे in this case the Gauss theorem changes into phi is equals to 0. So that is the next condition for the Gauss theorem. Now in the next lecture अब हम डिस्कस करेंगे what are the various applications of Gauss's theorem, जिसमें हम Gauss's theorem की हेल्प से पढ़ेंगे कोई भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को कैलकुलेट करना. So wait for the next lecture. That's all.